मंत्रिलीय टीम के साथ सहयोग करने को तैयार हुई पश्चिम बंगाल सरकार। केंद्रीय टीम के साथ असहयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने कल जताई थी कड़ी आपत्ति। दो दिन तक कोविड-19 के लिए नए रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण का उपयोग नहीं करने की आईसीएमआर ने दी सलाह। कहा, बैच में खराबी होने पर कंपनी को किट बदलने के लिए कहा जाएगा। पिछले 14 दिन से 61 जिलों में वायरस संक्रमण का नहीं आया कोई मामला। 3,259 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिलने के साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 17.48%। देश में 15,122 हुए सक्रिय मामले। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 25 लाख के करीब लोग हुए संक्रमित। सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में मौत का आंकड़ा 45,000 पहुंचा। और अमेरिका में अगले 60 दिन के लिए बाहरी व्यक्तियों के लिए ग्रीन कार्ड की सुविधा वापस ली। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया, स्थायी निवास चाहने वालों पर ही लागू होगा यह फैसला। नमस्कार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोविड-19 की, जिससे पीड़ित मरीजों की संख्या भारत में बाकी देशों के मुकाबले कम है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले हैं 18,985, जिनमें से 15,122 सक्रिय मामले हैं। खास बात यह है कि इनमें से 3,259 मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जबकि 603 मरीजों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। तो ये हैं भारत के आंकड़े। और केंद्र सरकार लगातार इस कोशिश में है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, और अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो सभी सुरक्षा मानदंडों को अपनाएं, जैसे कि मास्क या फेस कवर से अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और भरोसा दिलाया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी। पश्चिम बंगाल के इस फैसले का गृह मंत्रालय ने स्वागत किया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के बारे में स्थिति का जायजा लेने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल केंद्रीय टीम की स्थापना की है, जिसे पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, जिसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर सहयोग के लिए कहा गया, जिसके बाद राज्य सरकार का ये ताजा रुख सामने आया है। दरअसल कोरोना वायरस प्रभावित इलाकों के आकलन के लिए केंद्र सरकार ने जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए 6 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने आज शाम को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय को बताया है कि उन्होंने टीम्स के साथ संपर्क किया है, बैठक की है और उनका ऑन द स्पॉट आंकलन में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत पारित आदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय का स्वागत करता है। और इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, जिस तरह से हमने अभी सुना कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखकर भरोसा दिया गया है कि वो आपदा प्रबंधन अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे और सहयोग करेंगे, इसका स्वागत किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा भी। क्या अधिक जानकारी है इसके बारे में? तेजिंदर, परसों ही गृह मंत्रालय की 2 टीमें पश्चिम बंगाल पहुंची थी, लेकिन कल दिन भर लगभग इन दोनों टीमों को काम नहीं करने दिया गया। बावजूद इसके गृह मंत्रालय की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात भी की थी। और जिस तरह से जो पूरी स्थिति बनी है, क्योंकि सिर्फ संभावित हॉटस्पॉट जोन की बात नहीं थी, कई जो लॉकडाउन के मामलों के वायलेशन की खबरें आई थी, इसके अलावा कई अन्य तरह की शिकायतें भी थी। तो इस मामले को लेकर जांच जरूरी थी और एक तरह से जमीनी हकीकत का पता लगाना जरूरी था, क्योंकि एक ऐसी स्थिति है कि अगर एक भी राज्य या एक ही जगह इन चीजों से छूट जाता है, अगर वहां पूरी तरह से सुरक्षा इस महामारी को लेकर नहीं अपनाई जाती है, तो उससे पूरे देश को दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में
एनडीएमए एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई थी। और हम जानते हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी 2 केंद्रीय टीमें गई हैं। तो ऐसे में ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी थी। लेकिन कल जब केंद्र सरकार ने एक सख्त चिट्ठी दोबारा पश्चिम बंगाल सरकार को लिखी, उसके बाद में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जवाब आया कि वो कोऑपरेट करेंगे। और कल शाम में थोड़ा सा अगर कहे तो कल कोलकाता वाली टीम थोड़ा बहुत काम कर भी पाएगी। देखना पड़ेगा कि आज किस तरह से स्थिति बनती है। हमको पता है कि 2 टीमें हैं। एक टीम जो अपूर्व चंद्रा है एडिशनल सेक्रेटरी केंद्र में, उनके नेतृत्व में कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना, उत्तरी और मेदिनीपुर जाएगी। और दूसरी टीम दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग में जो जमीनी हकीकत है उसका पता लगाने वाली है। और देखिए, खासतौर से अगर कोलकाता, हावड़ा, इसमें यहाँ कई हॉटस्पॉट्स की बात में सामने आई है। इसके अलावा जो ये टीम जो गई है वो सिर्फ ना ये देखेगी कि वायलेशन हो रहा है लॉकडाउन के प्रावधानों का, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी और सैंपलिंग का जो स्टैटिस्टिक्स है, जो जानकारी जो आ रही है वो किस तरह से भेजी जा रही है, जो टेस्ट किट अवेलेबल है कि नहीं है, पीपी मास्क है कि नहीं है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को पूरी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, रिलीफ कैंप जो लेबर्स के लिए बनाए जाने थे, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है जिसको लेकर, तो वो तमाम चीजें हैं कि नहीं, ये हेल्थ एक्सपर्ट से संवाद भी करेंगे। तो पूरी एक तरह से न सिर्फ ये केंद्र को रिपोर्ट भी करने वाले हैं बल्कि राज्य सरकार को भी अपनी पूरी तैयारी में मदद करने वाले हैं। तो ये दोहरा मकसद एक तरह से था। तो अब देखना पड़ेगा कि अब जब पश्चिम बंगाल सरकार मान गई है तो खास तौर से ये पश्चिम बंगाल के इन जिलों के हित में, राज्य के हित में और पूरे देश के हित में था कि इस तरह से एक केंद्र राज्य मिलकर काम करे। और कल काम नहीं हो पाया था, तो अब जरूर उम्मीद की जा रही है कि आज जब टीमों को काम करने की अनुमति मिलेगी तो एक ठीक तरीके से जमीनी स्थिति का आकलन हो। जी तेजिंदर जी सुधाकर, बिल्कुल यकीनी तौर पर 2 टीम्स जैसे आपने बताया कि पश्चिम बंगाल में गई हैं और अन्य राज्यों में भी गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी अहम है, जहां पर स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र की तरफ से टीमें गई हैं। केंद्र अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, राज्यों द्वारा भी अपनी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कितना अहम हो जाता है इस मौके पर इस तरह से जमीनी स्तर पर जायजा लेना, क्योंकि न केवल ये राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद अहम हो जाता है। देखिए, कई बार बहुत छोटी छोटी पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उस तरह से स्ट्रिक्टली जिस सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। हमको पता है कि लगातार इस तरह के गाइडलाइंस, एडवाइजरी केंद्र की तरफ से दिए जाते रहे हैं। जो भी नॉर्म्स है, जो भी गाइडलाइंस है, उसका सख्ती से पालन किया जाए। आपको याद ही होगा कि कल परसों ही केरला को भी चिट्ठी लिखी गई थी, जो गाइडलाइंस दिए गए थे उससे ज्यादा उन्होंने कई चीजें ऐसी खोल दी थी जिसका असर जो पूरी स्थिति महामारी की चुनौती से निपटने में हो सकता है। ऐसे में क्योंकि ये टीम्स जो गई हैं उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ना सिर्फ इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी हैं बल्कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, एनडीएमए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसके अधिकारी शामिल हैं, जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री उसके अधिकारी, ये सिविल सप्लाईज कैसी है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है कि नहीं है, आपदा के लिहाज से क्या तैयारी है, इन तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। तो ओवरऑल स्थिति का जायजा लेगी और तमाम चीजों पर नजर डालेगी। ये एक सीधे तौर पर ये कहें कि इसको इस रूप में देखना जरूरी नहीं है कि कहीं कोई चूक खोजी जा रही हो, बल्कि एक तरह से कहीं कोई अगर कोई दिक्कत है, राज्य को कहीं किसी मदद की जरूरत है तो उसमें एक इंटरवीन कर सकती है सेंटर, और सेंटर के पास जो विशेषज्ञता है, जो पूरी टीम है, तो इस लिहाज से केंद्र और राज्य मिलकर अगर काम करेंगे तभी इस पूरी चुनौती से पार पाया जा सकता है। तो उस सोच के साथ ये टीम्स भेजी गई है। तो निश्चित तौर पर अब कल दिन भर जो स्थिति रही वो हम कह सकते हैं कि एक तरह से जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट तैयार हुई है केंद्रीय टीम्स को असिस्ट करने में, और ये आज पूरी स्थिति और भी साफ होगी जब ये टीम्स जिन इलाकों का दौरा करना चाहती है, जहां जाना चाहती है, वहां विजिट कर पाएगी, तो पूरी स्थिति और भी साफ होगी और निश्चित तौर पर इसमें राज्य सरकार को मदद ही मिलेगी, इसकी गुंजाइश ज्यादा है। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अहम खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और भरोसा दिलाया है कि उनके द्वारा केंद्र द्वारा जो टीमें भेजी गई हैं उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनी नजर है। लगातार विभाग इस दिशा में काम कर रहा है और किस तरह से संक्रमण की रफ्तार को थामा जाए। अब तक स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों का नतीजा है कि भारत में रिकवरी रेट में 17.48% तक सुधार आया है। मामले दोगुने होने की रफ्तार घटी है। 61 जिलों में 14 दिन से कोई नया मामला नहीं आया है। उनहत्तर प्रतिशत कोरोना संक्रमित लोगों में लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। 4.49 लाख सैंपल अब तक टेस्ट किए गए हैं। वहीं राज्यों से रैपिड टेस्ट की शिकायत की जांच होगी। राज्य अगले 2 दिन रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल ना करें, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है। और एचआरडी मिनिस्ट्री ने बनाए हैं 2 वेब पोर्टल। कोविड वॉरियर्स के लिए मास्टर डेटाबेस बनाया गया है। मास्टर डेटाबेस में 1.24 करोड़ कोविड वॉरियर्स की जानकारी है। covidwarriors.gov.in पर कोविड वॉरियर्स की जानकारी है। IGOT.gov.in पर ऑन साइट ट्रेनिंग मटेरियल की जानकारी मौजूद है। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स तैनात किए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दी गई है। 18 लाख से ज्यादा नए वॉलंटियर्स शामिल हुए हैं। 27 लाख नेहरू युवा केंद्र के लोगों को प्रशिक्षित किया गया। राज्यों के साथ मिलकर कर रहे लॉकडाउन के पालन की निगरानी। नई शुरू की गई गतिविधियों में प्रवासी मजदूर शामिल किए जा रहे हैं। 4 राज्यों में 6 केंद्रीय टीम भेजी गई हैं। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान में केंद्रीय टीमों को सहयोग मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की तरफ से भी सहयोग की बात कही गई है। पश्चिम बंगाल, लेकिन इस तरह की अब खबर आई है कि पश्चिम बंगाल के गृह सचिव द्वारा गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पूरे सहयोग की बात कही गई है। भारत में 17.48% ठीक होने की दर हो गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बारे में सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ किया। ट्विटर पर बनाए गए इस आधिकारिक ट्विटर हैंडल की सहायता से महामारी के दौरान लाखों भारतीयों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। इसके माध्यम से लोग अपने सवाल @कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं और लगभग तुरंत जवाब पा सकते हैं। महाराष्ट्र इस समय भारत में सबसे अधिक कोरोना वायरस से प्रभावित है। यहां अभी तक 5,218 लोग संक्रमित हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता श्यामा मिश्रा से। श्यामा, स्वागत है आपका। श्यामा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में केसेस सामने आए हैं, राज्य सरकार द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि इन पर नियंत्रण पाया जाए, वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी टीमें भेजी गई हैं कि ग्राउंड स्थिति क्या है उसका जायजा लिया जाए। क्या ताजा अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, जो आंकड़े हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर महाराष्ट्र में 5,000 के ऊपर जा चुके हैं। साथ ही कल हमने देखा जो आंकड़े आए हुए हैं उसमें से 772 ऐसे भी के पेशेंट्स हैं जो ठीक होके घर जा चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो आंकड़ा है 5,000 के ऊपर जा चुका है वो एक चिंताजनक है। साथ ही हमने ये भी देखा कि कल उद्धव ठाकरे ने ट्विटर पे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर पे बताया कि उन्होंने जो रेलवे मिनिस्ट्री है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनसे बात की है इस बात को लेके कि जो राज्य में 6 लाख से भी ज्यादा लोग माइग्रेंट लेबर्स फंसे हुए हैं, उनको यहाँ से उनके घरों तक पहुंचाने की बात की हुई है। तो जो पीरियड आने वाला है 30 अप्रैल से 15 मई तक के बीच में, ये एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इसमें स्पाइक हो सकता है केसेस का। तो इसके पहले अगर कुछ स्पेशल ट्रेन निकाल के इन माइग्रेंट लेबर्स को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके, इसके ऊपर में थोड़ा सा सोचने के लिए रिक्वेस्ट किया है यहाँ के मुख्यमंत्री ने। साथ ही ये भी बताया गया है कि 6 लाख से ज्यादा जो लेबर्स हैं वो अलग अलग शेल्टर्स में, अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं और साथ में उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। साथ ही जो अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं। हमने देखा कि मुंबई की अगर बात कर लें तो मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में से एक है। उसमें से भी जो बीएमसी हैं उन्होंने वार्ड वाइज
एक मैप निकाला हुआ है ताकि आपको पता हो सके कि कौन से एरियाज हॉटस्पॉट्स है, कहाँ कहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स हैं। तो अभी के लिए फिलहाल जो है वो जी साउथ वार्ड जो है वहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। ये एरिया आता है वर्ली का, ये सारे इलाके जो हैं वो स्लम्स में भी गिनती होती है इनकी। तो यहाँ पर लगभग 500 के करीब आंकड़ा जो है वो अलग से अकेले पहुंच चुका है। तो काफी ज्यादा जरूरी है कि स्थिति को नियंत्रण में जी। लाया जाए। सैनिटाइजेशन किया ही जा रहा है। ऐसे जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन्स हैं या हॉटस्पॉट जोन्स हैं वहां पर ये निर्णय लिया गया है कि लोगों को HCQ टैबलेट्स दिए जाएंगे ताकि वहां के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। साथ ही ऐसे सारे ग्राउंड लेवल के ऊपर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काफी सारे अहम कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बात की, जो सेंट्रल टीम है वो यहाँ पर स्थिति को देख रही है कि किस तरीके से लॉकडाउन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कड़ी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे देखा जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे जगहों पर लोग नॉर्म्स को फ्लाउट कर रहे हैं, लोग फिर भी बिना मतलब का घरों से निकल रहे हैं। तो ये सारे स्थिति का जायजा लेते हुए, साथ ही किस तरीके से पुलिस इसमें अपना रोल निभा रही है, ये सारे स्थिति का जायजा ले रही है सेंट्रल। जी श्यामा, इसके अलावा जिस तरीके से बहुत ज्यादा केसेस वहां पर 5000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, किस तरह से लॉकडाउन वाले इलाकों में जहां पर ज्यादा केसेस हैं वहां पर जरूरी सामान लोगों तक पहुंचे, उसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? और जिस तरह से हमने शुरुआत में भी देखा था कि कुछ एक ऐसे इलाके हैं या ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर लोग ज्यादा नजर आ रहे थे, खासकर सब्जी मार्केट्स, तो वहां पर किस तरह के नियंत्रण की कोशिशें की गई हैं ताकि लोग सेफ रहें और हर नियम का पालन करें? जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो लॉकडाउन को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इसको पालन करना चाहिए, कितना जरूरी है ये। हम देख रहे हैं कि जो भाजी मार्केट्स हैं वो सभी को बड़े जगहों पर, प्लेग्राउंड में या मैदान जो है वहां पर शिफ्ट किया गया है। वहां पे भी डेट्स को एक हफ्ते में जो रहेंगे 2 दिन वहां पर लगेंगे सब्जी मंडियां। तो ऐसा हो जाता है कि जब लोगों को पता चलता है कि इन दिनों पे सब्जी बिकने वाली है इन पर्टिकुलर जगहों पर, लोग एक साथ जाके भीड़ जुटा देते हैं। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो मास्क के बिना दिखते हैं। इन सभी लोगों को लेके जो वहां पर डिप्लॉयड पुलिस रहती है या साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, वो सुनिश्चित करती है कि लोग मास्क जरूर पहने ताकि उनको किसी का संक्रमण ना हो, किसी और को उनका संक्रमण ना हो। तो ये एक जरूरी जो बात है वो इंश्योर करते हैं। साथ ही ये भी एक कोशिश रहती है कि बॉक्सेस में लोगों को खड़ा किया जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कई सारे ऐसी जगहों पर, जैसे बड़े जो जगह हैं या एक तरीके से APMCs कह ले सकते हैं, वो जी। सारे जगहों पर काफी ये जो बात आपने कही कि फ्लाउट होता है, जी। इन सब जगहों पे ड्रोन्स के माध्यम से नजर रखा जा रहा है। साथ ही काफी ज्यादा संख्या में पुलिस भी वहां पे डिप्लॉयड रहती जी। है। लॉकडाउन को अच्छे से पालन करने के लिए भी जो हॉटस्पॉट्स वाले एरिया है वहां पर जो स्थानीय जो प्रशासन है वो खुद जाके बिल्कुल राशन जो श्यामा, है वो पूरी कोशिश की जा रही प्रोवाइड है कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी, केंद्र सरकार द्वारा भी, कि कम से कम केसेस सामने आए और लोग अपना बचाव रखें। बेहद अहम है कि लोग अपना ध्यान खुद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती तौर पर दिल्ली नोएडा सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। यह निर्णय जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई सिफारिश के बाद किया गया है। जिले में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों और दिल्ली नोएडा के बीच जारी भारी यातायात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सीमाओं को सील करने की सिफारिश की थी। हालांकि कोरोना संबंधित सेवाओं से सीधे तौर पर जुड़े सरकारी अधिकारियों को आवागमन की छूट दी गई है, लेकिन उनके पास अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध पास होना चाहिए। इसके अलावा परिवहन वाहनों, एम्बुलेंस सेवाओं और नोएडा स्थित अस्पतालों में सेवारत विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार के उप सचिव से ऊपर के अधिकारी को जारी पहचान पत्र धारकों और गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिला सूचना अधिकारी द्वारा जारी वैध पासधारी मीडिया कर्मियों को भी आवागमन की अनुमति दी जाएगी। नोएडा में काम करने वाले मीडिया कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ID कार्ड स्वीकार करने की पुरानी प्रणाली सिर्फ आज तक के लिए मान्य है। ये छूट केवल मीडिया कर्मियों के लिए है। और इस पर और बात करने के लिए नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत से केसेस दिल्ली और नोएडा में आ रहे थे सामने, और बीच में इन दोनों के बीच में आवागमन भी काफ़ी रहता है, लोग दिल्ली नोएडा आते जाते रहते हैं। तो क्या मायने हैं ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, क्या सोच है?
और वहीं पर किस किस को किस तरह से राहत मिली है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से परसों गौतम, ये अगर हम देखें कि गाजियाबाद के डीएम ने जो आदेश दिया था और उसमें स्पष्ट ये उल्लेख किया था कि दिल्ली में ट्रैवल करने की वजह से गाजियाबाद के 6 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद जो गाजियाबाद के डीएम हैं उन्होंने एक आदेश दिया था परसों और ये कहा था कि केवल जरूरत के सामान वाले जो वाहन हैं उनको छोड़कर किसी भी वाहन को न जाने दिया जाए। हालांकि उसकी वजह से काफी बड़ा जो जाम है वो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लग गया था, लेकिन बाद में मीडिया हाउसेस के तमाम जो लोग हैं जो अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे और जिनके पास अपना पास था उनको जाने दिया गया। उसी तरीके से कल जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा जो प्रशासन है उन्होंने भी इस तरह का आदेश दिया है। खासतौर से डीएम ने इस बात का उल्लेख किया है, गौतम बुद्ध नगर के डीएम है, कि मीडिया हाउसेज हैं उनको भी अब पास लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर तमाम जिले के अधिकारी हैं वो चिंतित हैं। यही कारण है कि आज तक छूट दी गई है, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है मीडिया के तमाम जो लोग हैं वो ग्रेटर नोएडा में काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। ग्रेटर नोएडा में कई सारे मीडिया हाउसेज नोएडा और ग्रेटर नोएडा वहाँ संचालित भी हो रहे हैं। तो अब पुरानी व्यवस्था लागू है, आज तक आराम से जो मीडिया के जो लोग हैं वो जा सकते हैं। इसके अलावा इसेंशियल सर्विस से जुड़े जितने भी वाहन हैं वो जा सकते हैं, उन्हें किसी तरह की रोक नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरह से गाजीपुर जो मंडी है और वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जाते हैं, उनको भी एक कह सकते हैं कि संक्रमण होने का खतरा है। आजादपुर मंडी है, वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग जाते हैं दिल्ली में, उनको संक्रमण होने का खतरा है। तो उसी को देख के ये गाजियाबाद जिलाधिकारी और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा जो प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने इस आदेश को पारित किया है। अब हालांकि उनका ये कहना है कि जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं उनको किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है, वो जा सकते हैं आराम से, उनको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो मीडिया हाउसेज हैं उनको आज तक छूट है और वो अब अगर अप्लाई करेंगे, उन्होंने अपना ईमेल है वो भी ट्विटर पर जारी किया है और कहा है कि तमाम मीडिया हाउस वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और उनको पास इशू कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का मीडिया हाउस नोएडा में है और जो नोएडा में ही रहते हैं उन्हें किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है। जी नीरज, शुक्रिया बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बंदरगाहों पर नाविकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समुद्र में फंसे गोवा के नाविक अब जल्द ही घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार केंद्र के साथ लगातार बातचीत कर रही है। जो ऑर्डर निकाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द साइन ऑन एंड साइन ऑफ द इंडियन सीफेयरर्स एट इंडियन पोर्ट्स एंड देयर मूवमेंट फॉर द ऑफिसर पर्पज, जब मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से जो साइन ऑफ और साइन इन करना है वो कल से स्टार्ट होगा और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से इसके लिए टीजी शिपिंग से और एक प्रोटोकॉल आने वाला है। कौन सी शिप कौन से इंडियन पोर्ट पे लगेगी, कौन सी शिप कहाँ पे लगेगी और उनके मूवमेंट किस तरह से होगा, इसके लिए सेपरेट एसओपी आने वाली है कल। तो उस एसओपी से देख के बाकी प्रोटोकॉल यहाँ पे निश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला और बिलासपुर जिले के निवासियों को किसान सम्मान योजना के तहत निर्धारित राशि समय समय पर उनके खाते में आ रही है। कोरोना संक्रमण के वक्त उन्हें इससे बहुत फायदा हो रहा है। हमारे लिए जो है ये मतलब सरकार ने एक जो किसान निधि की जो स्कीम चलाई है उसके अतिरिक्त तो हमें उन्होंने काफ़ी सहायता करनी हुई है और वो अपनी सहायता इस कोरोना बीमारी है उसमें महामारी के उसमें भी हमारी हेल्प करते जा रहे हैं। तो हमारा 2,000 रुपये जो है वो हर मतलब समय समय पर देते जा रहे हैं। मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो मैं बेनिफिशरी हूँ और मेरे खाते में 2,000 रुपये की किस्त आ चुकी है, जिससे लॉकडाउन की स्थिति में आजकल मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण इसे कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी वहां के गरीब लोगों को नियमित रूप से घरेलू गैस की आपूर्ति हो रही है। इसके लिए वहां के लोगों ने सरकार का आभार जताया। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी का और हमारी गवर्नमेंट का, जो हमारे घर में आते हैं, देखते हैं रोजगार है किसी के घर में या नहीं है, हमारे काम आते हैं। इस वक्त में जिस वक्त में कोई किसी के काम नहीं आता है, गवर्नमेंट हमारी सुविधा करती। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने 60 दिनों के लिए अप्रवासन को रोकने का फैसला किया है।
यानी अमेरिका में अब अगले 60 दिनों तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद उस समय की आर्थिक स्थितियों के आधार पर किसी भी विस्तार या संशोधन की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे अधिक अमेरिका को प्रभावित किया है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,24,147 हो गई है, जिसके साथ अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या करीब 45,000 पहुंच गई है। रूस में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,642 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 52,763 पहुंच गई है। सभी नए कोरोना मामले मॉस्को क्षेत्र और सेंट पीटर्सबर्ग में सामने आए हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसियान लुंग ने 4 सप्ताह यानी 1 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इससे पहले सिंगापुर में ज्यादातर स्कूल और दफ्तर 7 अप्रैल से 4 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। सिंगापुर के पीएम ली हसियान लुंग ने बताया कि सिंगापुर में एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,111 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। इसको लेकर देश का कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या का आंकड़ा 9,125 तक जा पहुंचा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 828 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 17,337 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,172 हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से फ्रांस में 531 नई मौतों के साथ यहां मृतकों की संख्या 20,796 के पार हुई। फ्रांस में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,299 हो गई। साथ ही अस्पतालों और गहन चिकित्सा कक्षों में मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मेक्सिको में कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सियुदाद वॉरेज शहर में सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्री कामगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। मजदूर फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। पिछले सप्ताह इस इलाके में रहने वाले लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।